हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by and New India Assurance. मोदी सरकार 6 महीने के भीतर 8 लाख रुपए का कर्ज लेने जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। सरकार ये पैसा 3 साल से 50 साल की मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड जारी कर जुटाएगी। सरकार की तरफ से जारी प्लान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच सरकार हर हफ्ते 19,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी करेगी। सरकार ये पैसा जुटाने के लिए 10,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड भी जारी करेगी। इस पैसे का इंतजाम करने के लिए केंद्र सरकार 3 साल से 50 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड जारी करेगी। इनमें से कुछ बॉन्ड 3, 5, 7 और 10 साल की अवधि के होंगे, जबकि कुछ बॉन्ड 15, 30, 40 और 50 साल की मैच्योरिटी वाले होंगे। 8 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकार जितना उधार ले रही है उसका करीबन 26% मोटा माटी 2 लाख करोड़ रुपए 10 साल की मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड से जुटाया जाएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। मैच्योरिटी पीरियड माने जितने साल का बॉन्ड है उतने साल बाद आप उस बॉन्ड को भुना सकते हैं। ये तो हो गया सरकार द्वारा उधार लेने का मोटा प्लान। लेकिन सरकार को इतना पैसा उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसे समझते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली लगा कैंडिड। दरअसल जिस तरह से आप और हम अपने घर का बजट बनाते हैं, इसी तरह सरकार भी बनाती है। इस बजट के लिए सरकार किस मद से कितना पैसा कमाएगी और कुल कमाई कितनी रहने वाली है, इसका हिसाब किताब इसमें रहता है। लेकिन खर्चों के मुकाबले सरकार की कमाई कम है। उदाहरण के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है। इसके अलावा सरकारी स्कीमों को चलाने और बुनियादी ढांचे वगैरह पर भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए सरकार को कुछ पैसा उधार लेना होता है। सरकार ने इस साल फरवरी में पेश बजट में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कुल खर्च 50,65,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। टैक्स और बाकी चीज़ों से सरकार को करीबन 34,96,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सरकार ने बाजार से करीबन 14,82,000 करोड़ रुपए कर्ज जुटाने का टारगेट रखा है। अभी सरकार 8 लाख करोड़ जुटाने जा रही है, यानी ये 54% के आसपास बनता है। सरकार की कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। इस राजकोषीय घाटे को कवर करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान दिया गया है। रुपए के हिसाब से करीबन 15,68,000 करोड़ रुपए के आसपास। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार पैसा उधार लेती है। सरकार के खजाने का क्या हाल है, क्या सरकार किसी तरह की वित्तीय परेशानी में है, हमने इसे समझने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। देखिए, सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का करीब 4.5% का टारगेट रखा है और कर्ज लेने से सरकार ने, मैं कहूंगा कि हेजिटेशन नहीं दिखाई है, क्योंकि यह कर्ज पिछली जो सरकारें थी, पिछली राजनीतिक पार्टियों, तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपने बहुत उधार लिया है। पर हम इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका जो इस समय कर्ज है वो जीडीपी का 130% है। हमारा जो राज्य और केंद्र का अगर कर्ज जोड़ लें तो वो 83% है। खाली केंद्र का जोड़ लें तो 57-58% है। तो उनको देखते हुए हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। प्लस सरकार ने जिस हिसाब से बुनियादी ढांचे पे खर्च का बीड़ा उठाया है पिछले कई सालों में, और 700 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम चल रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं। सरकार कितना कर्ज ले सकती है और क्या कर्ज लेने की कोई सीमा है, इसे भी एक्सपर्ट से समझते हैं। जी देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 का। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस लॉ के अंतर्गत रूल्स कुछ फिक्स किए हुए हैं। वो रूल कहते हैं कि आप जीडीपी का एक साल में 3% आप कर्ज ले सकते हैं। टोटल पब्लिक डेट 60% से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर हम खाली केंद्र सरकार का देखें तो वो लिमिट में है, क्योंकि 57-58% का है और 3% एक साल की लिमिट है। तो ये एफआरबीएम के अंतर्गत ये लिमिट बनी हुई है और इसके लिए सरकार की जवाबदेही बनती है, रिजर्व बैंक को भी और संसद को भी जवाबदेही ये बनती है। सरकार अपने कर्ज का इंतजाम सरकारी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल के जरिए जुटाती है। सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसे कहते हैं। वैसे तो सरकार की तरह कंपनियां भी अपने कारोबार के एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए बॉन्ड से पैसा जुटाती हैं। इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन सरकारी बॉन्ड निवेश के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित साधन माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है।
बॉन्ड समझ लिया, लेकिन सरकार ने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड और 19,000 करोड़ रुपए ट्रेजरी बिल से जुटाए जाएंगे। अब इसे भी जान लेते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन काफी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हीट वेव, तूफान, अनियमित मानसून, कभी भीषण बाढ़ तो कभी सूखा। विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से बहुत सी घटनाएं जलवायु में परिवर्तन की वजह से हो रही हैं। साल 2015 में भारत समेत दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए उपाय करना था। साल 2015 में भारत समेत दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के उपाय करना। इसीलिए जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें पैसा जुटा रही हैं। इस पैसे का इस्तेमाल ग्रीन प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी यानी पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स के विकास में खर्च किया जाता है। फिलहाल ज्यादातर बिजली कोयले या गैस से बनाई जाती है, इससे काफी प्रदूषण होता है। वहीं ट्रेजरी बिल शॉर्ट पीरियड के लिए कर्ज जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल में साफ साफ लिखा होता है कि तय मैच्योरिटी अवधि के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। सरकार जब इसे जारी करती है तो अंकित मूल्य से इसका दाम कम होता है। क्या आम लोग भी सरकार को कर्ज दे सकते हैं और इसमें कितना रिटर्न मिलता है? इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। जी हाँ, अब पिछले कुछ सालों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खासकर या सरकार ने ट्रेजरी बॉन्ड समय समय पर निकालती रहती है। सरकार आरबीआई के थ्रू निकालती है। उस ट्रेजरी बॉन्ड्स में पहले बड़े निवेशक ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। एक जमाने में इसकी लिमिट बहुत ज्यादा होती थी, फिर 5 लाख थी, अब तो 10,000 रुपए इसकी लिमिट हो गई है। और इसका औसतन जो रेट आता है, रिटर्न आता है, वो करीब 6 और 7% के बीच में इस समय चल रहा है। थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स, भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड का रेट अलग है, 20 साल का रेट अलग है, 3 साल का रेट अलग है, तो पर औसतन रेट जो है वो 6 और 7% के बीच में इस समय चल रहा है। आम आदमी भी सरकार को दे सकता है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में, स्मॉल सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो भी सरकार के खाते में ही जाता है, उसको भी सरकार इस्तेमाल करती है। उदाहरण के तौर पर पीपीएफ है, एनएससी है, ये भी आप सीधा सरकार को, इसको हम सॉवरेन डेट कहते हैं। ये तो हो गई केंद्र सरकार के कर्ज की बात, लेकिन अब राज्यों के कर्ज को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक राज्यों का कर्ज 94.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यह कर्ज राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 32.7% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय और बढ़ते राजस्व घाटे के कारण वित्त वर्ष 26 तक कर्ज बढ़कर 103.6 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। पूंजीगत व्यय या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च है जो सरकारें बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, पुल, बिजली और स्कूल और अस्पताल वगैरह बनाने पर खर्च करती हैं। वहीं राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की कुल इनकम उसके कुल खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है। साल 2019 में राज्यों का कर्ज उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.3% के अनुपात में था। इस एनालिसिस में 15 राज्यों को शामिल किया गया। ये वो राज्य हैं जिनका देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। वित्त वर्ष 24 में भारत के जीएसडीपी में इन राज्यों की हिस्सेदारी 87% थी। इन राज्यों में बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और यूपी समेत दूसरे राज्य शामिल हैं। वहीं कुछ दिन पहले छपे बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि 2024 में सबसे ज्यादा बकाया कर्ज वाले 10 राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु पर 8.3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यूपी दूसरे नंबर पर है। यूपी पर उत्तर प्रदेश पर 7.7 लाख करोड़ का कर्ज है, जबकि 7.2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ महाराष्ट्र इस सूची में तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल 6.6 लाख करोड़ रुपए के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि कर्नाटक 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ 5वें नंबर पर है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे टॉप 10 राज्यों में शामिल हैं। वहीं पंजाब पर मार्च के आखिर तक कर्ज बढ़कर 4.17 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के मामले में पंजाब देश का दूसरा सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य है। इस लिस्ट में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। राज्यों की माली हालत कैसी है और बढ़ता कर्ज कितनी चिंता की बात है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। यहां पर कंसर्न ज्यादा बनता है क्योंकि कुछ राज्यों की माली हालत इस समय खराब है। अगर हम उसकी इकोनॉमिक पोजीशन को देखें, वहां पर भी 3% की बोरोइंग लिमिट है। और हाल में आरबीआई ने 2025 में जो इनकी डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, यानी कि उधार और आपकी जीएसडीपी की रेशियो है, वो आरबीआई ने 20% सेट करने के लिए कहा है। बहुत सारे राज्य 20% से ज्यादा पे जा रहे हैं। और इनमें अगर मैं कुछ राज्यों का नाम लूं तो केरला है, राजस्थान है, पंजाब है, जिसका 50% तक पहुंच चुका है। तो ऐसे राज्य हैं जहां बहुत चिंता की बात है। हिमाचल प्रदेश में हमने कुछ महीने पहले देखा था
कि राज्य सरकार के एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने की भी लाले पड़ गए थे। तो मुझे लग रहा है इससे राज्यों का विकास इंपैक्ट होता है, राज्य आगे ग्रोथ की यानी कि विकास की परियोजनाएं नहीं लॉन्च कर पाते हैं, राज्य जरूरी खर्च भी करने में कई दफे दिक्कत महसूस करते हैं। समय पर कर्ज ना चुकाने पर राज्यों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसे भी हमने एक्सपर्ट के साथ जाना। देखिए, अगर एफआरबीएम के रूल्स का उल्लंघन राज्य करते हैं और लगातार करते रहते हैं तो कोई सीधी पेनल्टी तो ऐसे नहीं होती है जैसे हमारे और आपके ऊपर कोई कानून का उल्लंघन करने पर होती है, पर उन राज्यों की क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाती है, उन राज्यों को आगे लोन लेने में दिक्कत आ जाती है, उन राज्यों को केंद्र सरकार भी आगे ग्रांट्स देने में, लेवीज देने में, कोई भी सब्सिडी देने में हिचकिचाती है। उनके ऊपर यह कंडीशन डाली जाती है कि पहले आप अपनी माली हालत सुधारिए, तब आपको आगे, हालांकि एफआरबीएम की जो गाइडलाइंस है राज्यों के लिए उसमें 0.5% एडिशनल कर्ज आप ले सकते हैं। मुसीबत पड़ने पे एक वेज एंड मींस एडवांस होता है, वो भी राज्य ले सकते हैं, पर फिर भी अगर वो अपना एफआरबीएम के अंतर्गत अगर कानून का उल्लंघन कर देते हैं तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पे फर्क पड़ जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक आम आदमी की सिविल रेटिंग बिगड़ जाने पे उसको लोन नहीं मिलता है, कुछ कुछ ऐसा ही राज्यों का भी हाल हो जाता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।